हाँ मैं जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। रुक बेटा रुक, देख रोटी हो गई है, सब्जी होने वाली है, थोड़ी देर का सवाल है, तू टिफिन लेके जा। अरे टाइम ही तो नहीं अम्मा, वो ना मुझे क्लासेस के लिए लेट हो रहा है। अच्छा भैया, हाँ क्लासेस के लिए इतना एक्साइटमेंट, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है मगर बिल्ली, वो ना मुझे एक असाइनमेंट मिला है, अगर पूरा हो गया ना तो तेरा भाई सुपरस्टार। भैया शाहरुख खान जैसा सी फेसिंग फ्लैट अपना भी होगा। बंगलो बोल बंगलो। अम्मा कहती है ना कि घर में छत और आंगन दोनों होना चाहिए, तो वो दोनों दूंगा अम्मा को पगली। और हमारे घर में ना नौकरों की इतनी फौज होगी कि अम्मा को काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे सुन, डब्बा तो लेते जा। बेस्ट ऑफ लक। हाँ हेलो सचिन, हाँ मुझे ना 1 घंटे में पुराने किले के वहां पे मिल, देरी नहीं है? हाँ ठीक है। जी कितने जा रही है सवारी? पापा जी वो कोचिंग क्लासेस जा रहे हैं। भैया जी आजकल बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। बेटा जी लेकिन आज सैटरडे है, आज कोचिंग क्लास बंद रहती है। हम अगर वो एक स्पेशल असाइनमेंट है तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस है तो जाना। और ये एक्स्ट्रा क्लासेस तुम्हारी जरूर रोहन पांडे सर ले रहे होंगे, हैं? सालों से समझा रहा हूं तुझे, उस नालायक का साथ छोड़ दे, और तूने कसम खा रखी है अव्वल तो बाप की बात सुननी नहीं है, और एक कान में अगर चली भी गई बात तो दूसरे कान से निकाल देनी है तूने। पापा जी मैं सच बोल रहा हूँ, आप चाहो तो क्लास आकर देख सकते हो मेरे साथ। जब देखो मुंडे दे पीछे पड़े रहते हो। कितनी बार बोला कि जाते वक्त पीछे से टोका नहीं करते, अब शगुन होता है, पर मेरी बात कितने पड़ती है आपके कानों में। जा मन लगा के पढ़ना जा। हमारी यही चीजें इसको बिगाड़ के रख देंगी, भारी पड़ेगा एक दिन देखना तुम। रोहन अब तू बता तेरा प्लान क्या है? अब तो पूरे किले में आ गए हम लोग। चले ये बता, तुझे मुझ पे भरोसा है? भरोसा नहीं होता ना, इतने सालों से जो पापा जी कह रहे हैं ना, भरोसा मत कर रोहन पे। कब का साथ छोड़ दिया होता तेना मैंने। देख तुझे ना मेरी मदद करनी पड़ेगी, देख संभल के। यार आए क्यों नहीं अभी तक? फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। देख रोहन, मुझे लगता है तेरा प्लान बहुत गड़बड़ है यार, और सुन पकड़े गए ना तो बैंड छोड़, पूरी ऑर्केस्ट्रा बज जानी है यार। अबे फट्टू की तरह बात मत कर, प्लान बहुत सिंपल है, बस तू मेरा साथ दे, बाकी सब कुछ ठीक हो जाए। यार अब तक तो आ जाना चाहिए, लेकिन आए क्यों नहीं अभी तक? मैंने कहा था टाइम पे आना, फिर भी। देख रोहन, मुझे लगता है उन्होंने प्लान चेंज कर दिया होगा भाई, हो सकता है तुझे बेवकूफ़ बना रहे होंगे वो लोग। तू मेरी बात मान, तू चल यहाँ से, तू चल, वरना ऐसे थोड़ी नहीं होता यार। अरे ऐसे कैसे बेवकूफ बनाया होगा यार? प्रॉमिस किया था मुझे, बकायदा पूछ के मैंने कंफर्म भी किया था। अब वापस मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि इंसान कमजोरियों का पुतला होता है। ये बात भले ही अतिशयोक्ति हो, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि कमजोरियां हम सभी में होती हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर कमजोरी होती क्या है? अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो हर वो चीज जिसे हम शिद्दत से चाहते हैं हमारी कमजोरी बन जाती है, और अगर उस चाहत के पूरा होने की जरा सी भी उम्मीद दिखाई देती है तो हम अपने व्यक्तित्व को, यहाँ तक कि अपनी सोच समझ को भी पूरी तरह से भुला बैठते हैं। और यही वो मौका होता है जब हमें कोई भी बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है, अपने किसी जायज या नाजायज फायदे के लिए हमारा इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ था मुंबई में रहने वाले 2 नवयुवकों सचिन खन्ना और रोहन पांडे के साथ। उनके सपने उनकी कमजोरी थे, जिनका फायदा उठाकर उनका इस्तेमाल किया गया, और फिर जो हुआ वो किसी की भी सोच से परे था। सुबह से घर से निकला है साहब, रोज तो रात को 8 बजे तक वापस आता है। आज रात को 2 बज चुके हैं साहब, कोई अता पता नहीं, और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। आपके कहने का मतलब है कि आपका बेटा सचिन और इनका बेटा रोहन दोनों साथ में हैं?
मुझे तो यही लगता है सर जी, वो 24 घंटे चिपका रहता है जी मेरे बेटे के साथ। इनके मुंडे ने बिगाड़ के रख दिया जी मेरे पुत्र को। साहब, सुबह तो रोहन भी कोचिंग क्लास का ही कह के गया था, पर अभी तक नहीं लौटा। साहब, मुझे दोनों बच्चों की बहुत फिक्र हो रही है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। आप एक काम कीजिए, अपने बच्चों के करीबी दोस्तों का फोन नंबर और एड्रेस और अपने बच्चों की फोटोग्राफ्स वो हमें दीजिए। हेलो कंट्रोल रूम, दहीसर की खाड़ी के पास 2 बॉडीज मिली हैं। रोहन और सचिन कल क्लास आए थे? हाँ साहब, आए थे। कुछ बता सकते हो सेंटर से कब निकले थे? साहब, वो दोनों क्लास के आखिरी में निकले थे, क्योंकि 4 दिन से कोचिंग क्लास बंद थी। क्यों? वो क्या है ना साहब कि शिल्पा मैडम इस कोचिंग सेंटर की मालकिन है और वहीं बच्चों को पढ़ाती हैं। उनके पिताजी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इसलिए उन्होंने छुट्टी कर रखी थी। साहब, उन दोनों में कल किसी बात पे लड़ाई हुई थी। कैसी लड़ाई? वो तो पता नहीं साहब, पर रोहन आगे गुस्से में जा रहा था और पीछे पीछे सचिन उसको मनाने के लिए जा रहा था। अरे सुन तो यार रोहन, मेरी बात तो सुन। रोहन, हेलो, क्या? कहाँ? सर, ये तो रोहन पांडे और सचिन खन्ना की बॉडी है। सर, ये देखिए, सर पे गहरी चोट लगी है, मतलब मौत चोट लगने की वजह से हुई है। और ये देखिए, बॉडी को घसीटने की निशान भी है। राजन, बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इनकी फैमिलीज को भी इन्फॉर्म कर दो। आसपास पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। सर, एक बाप के कंधों पर अपने जवान बेटे की अर्थी का बोझ इस दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है, और एक मां को उसकी औलाद की मौत की खबर मिलने से ज्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। और इन दोनों परिवारों के साथ यही हुआ था। कोई नहीं जानता था कि महज 17 साल की उम्र में इन बच्चों से ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी उन्हें सजा मिली थी। पुलिस उनके हर दोस्त, हर जानने वाले से पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन कोई सिरा उनके हाथ नहीं लगा था और ना ही कोई सुराग मिला था जिसके सहारे इस जांच को आगे बढ़ाया जा सके। बहुत पक्की दोस्ती थी दोनों की सर, पूरे कॉलेज में फेमस थी उनकी दोस्ती। रोहन और सचिन एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे। रोहन को एक्टिंग का बहुत शौक था सर। वो कॉलेज प्लेस में ऐसे हीरो पार्टिसिपेट करता था और कहता था कि एक दिन वो शाहरुख खान से भी बड़ा स्टार बनेगा। ये रोहन और सचिन दोनों ने अपने घरों में किसी स्पेशल असाइनमेंट में बिजी होने की बात कही थी। क्या बता सकते हो स्पेशल असाइनमेंट के बारे में? नहीं सर, ऐसा कोई असाइनमेंट नहीं था। राजन, ये रोहन और सचिन आपस में इतने गहरे दोस्त थे कि आज तक किसी ने इन दोनों को आपस में झगड़ते हुए नहीं देखा। और उस दिन कोचिंग सेंटर में ऐसा क्या हुआ था जिस बात पर इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ? और ये लोग जो खास असाइनमेंट की बात कर रहे हैं जिस पर रोहन काम कर रहा था, वो असाइनमेंट क्या है? सर, दोनों लड़कों के कॉल डिटेल्स आ गई। लगभग सभी कॉल्स अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को किए गए थे। इनमें से सिर्फ एक नंबर है जो उनके पहचान वालों में से नहीं है। ये नंबर। किसका नंबर है? किसी रघु नाम के शख्स का। पता करो ये रघु कौन है। सर, हाँ साहब। रघु यहीं रहता है क्या? हाँ, वो अंदर सो रहे, मैं बुला के लाता हूँ। क्या हो, अभी तक नहीं आया? कुछ गड़बड़ तो नहीं?
उठाओ इसे। उठे। कौन है तू? मेरा नाम जय है साहब। बंदे वो भाग गया, तुम दोनों संभालो इसे। ए, रघु को कैसे जानता है? सब मैं और रघु सब साथ में रहते, सब किसी कोले में। वैसे हुआ क्या साहब? सब पता चल जाएगा। चलो इस अंदर चल। जी सर। हाँ राजन, उन दोनों लड़कों की मोबाइल के लास्ट लोकेशन की रिपोर्ट आ गई है। दोनों पिछले 2 दिनों से पुराना किला जा रहे थे और वो भी एक ही वक्त पर। हो सकता है वहाँ कुछ मिले। मैं रास्ते में ही हूँ, तुम भी वहाँ पहुँचो। और रघु का क्या हुआ? आई एम सॉरी सर, रघु तो भाग निकला, लेकिन उसका एक साथी हमारे हाथ लगा है। बहुत जल्द वो भी पकड़ा जाएगा। ठीक है सर। सर आपको वाकई लगता है कि हमें यहाँ से कुछ मिलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग बस यहाँ टाइम पास के लिए आए होंगे। राजन, ये जगह उनके घर और कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत दूर है। और वैसे भी इस उम्र के लड़के मॉल में जाना ज्यादा पसंद करते हैं, ऐसे खंडरों में नहीं। जब तक कि कोई खास वजह ना हो, एक काम करो, आसपास का एरिया अच्छी तरह से छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर। सर, ये दुपट्टा, रस्सी, इन सब का क्या मतलब निकलता है? मतलब यही है कि इस केस में कोई लड़की भी शामिल है। राजन, ये मामला गुमशुदगी या मर्डर का नहीं, कुछ और ही है। और इस केस में हमें सिर्फ एक ही आदमी लीड दे सकता है, और वो है रघु। उसे जल्द से जल्द ढूंढो, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। हो सकता है उसके कॉल रिकॉर्ड से ही हमें कोई नया नाम मिले। तूने और रघु ने मिलकर सचिन और रोहन को क्यों मारा? साहब आप लोग क्या बोल रहे हैं साहब? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। साहब मेरे को तो ये भी नहीं मालूम आप जिनके नाम ले रहे हैं वो लोग कौन है। साहब रघु के मुंह से भी मैंने कभी उसके बारे में नहीं सुना, तो मैं उन्हें क्यों मारूंगा साहब? और मेरा रघु तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता साहब। मतलब रघु ऐसा नहीं कर सकता है साहब। बात को गोल गोल मत घुमा, सीधी तरह से बता, रघु से क्या रिश्ता है तेरा? मेरा बॉयफ्रेंड है साहब वो। तुम दोनों काम क्या करते हो? साहब मैं ऑटो चलाता हूँ साहब, और रघु फ्यूचर प्लस कोचिंग में काम करता था। फ्यूचर प्लस कोचिंग? ये तो शिल्पा की है ना? पर पिछले गए हफ्ते उधर से जॉब छूट गई इसकी साहब, तो अभी 3 दिन पहले नई जगह काम पकड़ा उसने। राजन, ये रघु भी उसी कोचिंग सेंटर में काम करता था जहां रोहन और सचिन पढ़ा करते थे। रघु जॉब छूटने के बाद भी रोहन से रेगुलरली टच में था, क्यों? सर, मैंने रघु के कॉल डिटेल्स चेक किए। उसके नंबर से सिर्फ रोहन और विशाल को ही कॉल्स किए जाते। उस नंबर से किसी तीसरे आदमी को ना कभी कॉल किया गया, ना कहीं से कॉल आया। ये विशाल कौन है? कोचिंग सेंटर की मालकिन शिल्पा का हस्बैंड। यानी कि उस कोचिंग सेंटर का इस मामले से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये रघु भी काफी स्मार्ट लगता है। मुझे लगता है ये जो खिचड़ी पक रही थी, इसमें इस रघु का भी कोई इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, तभी वो इस सेपरेट नंबर को यूज किया करता था। राजन, इस विशाल से मिलते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है। सर। जी आप लोग? हमें लगा था अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि आपके कोचिंग सेंटर के 2 स्टूडेंट रोहन और सचिन दोनों का परसों रात मर्डर हो गया। जी हाँ, मुझे पता चला। इसी सिलसिले में आपके हस्बैंड से बात करनी थी। अंदर आ सकते हैं? जी आइए। आप ही हैं मिस्टर विशाल? जी नहीं, मैं उनका छोटा भाई विक्रम। ये आपके हाथ पे चोट कैसे लगी? वो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई। भैया, हमारे कोचिंग सेंटर के जिन 2 स्टूडेंट्स का मर्डर हुआ है, उनके बारे में इंक्वायरी करने आए हैं। जी हाँ, बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? रघु को जानते हैं आप? जी हाँ बिल्कुल, हमारे असिस्टेंट था एडमिन डिपार्टमेंट में। कुछ दिन पहले ही हमने उसे निकाल दिया। और निकाले जाने के बाद भी वो रोज फोन पे आपसे बात किया करता था, जान सकता हूँ क्या? वो अपनी सैलरी के बारे में बात करता था, जो हमने रोक रखी थी। पेपर नहीं करेगा? नहीं सर, पेपर नहीं सर, क्या क्या? आपके और आपकी वाइफ के अलावा कोई और भी जानता है इस बारे में? सिर्फ सचिन जानता था, जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी रघु के पेपर लीक करने के बारे में। सचिन ने? लगता है पुलिस वालों को हम पर शक हो गया। शक हो गया तो होने दो ना, वो उनकी ड्यूटी है।
खाली शक होने से कुछ साबित नहीं होगा। लेकिन हम ये सब कब तक छुपाएंगे? जब तक छुपाने की जरूरत पड़ेगी तब तक। और तुम ये कैसे और कब तक सोचना बंद करो, समझी? और अपना दिमाग ठीक रखो और अपनी शक्ल ठीक रखो, ऐसे जैसे कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। क्योंकि अगर किसी भी तरह से सच सामने आया तो तुम कहेंगे, ठीक है? इसलिए स्माइल स्माइल स्माइल। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कहानी कुछ ऐसी, रोहन कॉन्स्टेंटली रघु के टच में था, तो हो सकता है कि रोहन ने ही रघु को पेपर लीक करने के लिए कहा हो। रोहन के कहने पर रघु पेपर लीक करने पहुंचता है, लेकिन सचिन के कहने पर वो पकड़ा जाता है। फिर इस बात को लेकर सचिन और रोहन के बीच झगड़ा होता है, बहस होती है। इस बात का बदला लेने के लिए रघु सचिन को मार देता है। नहीं राजन, अगर रघु को ऐसा करना होता तो फिर वो रोहन को नहीं मारता है। इसके अलावा उस किले से हमें दुपट्टा और रस्सी बरामद हुए, जो इस केस में कहीं फिट ही नहीं बैठते। आई डोंट नो व्हाई ये शिल्पा और उसके हस्बैंड से भी सही वाइब्स नहीं मिल रही है मुझे। लगता है जरूर कुछ छुपा रहे हैं ये हमसे। ये शिल्पा को कल सुबह थाने बुलाओ, अकेले। सब साहब, हमारे बच्चों के कातिल का कुछ पता चला? कुछ लोगों पे शक है हमें, लेकिन अभी पूरे यकीन के साथ अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। हाँ, बहुत जल्द उस हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जैसे ही कुछ पता चलता है आपको इन्फॉर्म करेंगे। इस तरह आपको रोज रोज यहाँ आकर तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। तकलीफ? अपने जवान बेटे की लाश देखी है मैंने, और इस दुनिया में और तकलीफ देने वाला बच्चा ही क्या है। 5 साल का था जब उसके पिताजी चल बसे, तभी से मैंने अकेले उसे और उसकी बहन को पाल पोस के बड़ा किया। वो हमेशा कहा करता था कि अम्मा तू चिंता ना कर, मैं बहुत ही जल्दी तेरा बोझ कम कर दूंगी। लेकिन ऐसे मेरा बोझ कम करने वाला था, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था साहब, कभी नहीं सोचा। आपका दुख हम समझ सकते हैं, भरोसा रखिए हमारे ऊपर। इनफैक्ट सचिन के फादर भी आए थे, उनसे भी हमने यही कहा, दोनों बच्चों को इंसाफ जरूर मिलेगा। हाँ जादव बोलो। रघु का फोन अभी थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ है सर, मैंने जीपीएस के लोकेशन का मैसेज भेजा है आपको। ओके, गुड जॉब जादव। गाड़ी घाट को बदलो। रोहन और सचिन दोनों आपके स्टूडेंट्स थे, जाहिर सी बात है आप उन दोनों को जानती भी होंगी। कुछ बताएंगी उनके बारे में? मेरा मतलब उनका नेचर, उनकी आदतें वगैरह वगैरह। रोहन काफी शैतान था, क्लास में दूसरे स्टूडेंट्स के साथ प्रैंक किया करता था, हीरो बनना चाहता था शायद, इसलिए पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। लेकिन सचिन वो एकदम अपोजिट था, पढ़ाई में काफी अच्छा था, शांत था, शर्मीला था, लेकिन वो हमेशा रोहन के साथ रहता था। उनकी इसी दोस्ती के चलते वो रोहन के हर गलत काम में उसका साथ देता था। दिस इज योर लास्ट चांस, ओके? अगर दोबारा तुम लोगों ने शरारत करने की कोशिश की ना तो मुझे मजबूरन तुम्हारे पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। गॉट इट? यस मैम। सॉरी मैम। लीव। देखा, मैंने कहा था ना कि सिर्फ एक वार्निंग देके छोड़ देगी। तुमने देखा ना मेरा एक्टिंग, कैसे मैंने टीचर को बुद्धू बनाया। जिस दिन रोहन और सचिन का मर्डर हुआ उससे 4 दिन पहले आपकी कोचिंग एकेडमी बंद थी, क्यों? इस बीच आप कहां पर थे? सब मैं अपने पेरेंट्स के घर पर थी, क्योंकि मेरे डैड हॉस्पिटल में है और इसलिए कोचिंग सेंटर भी बंद था। आप इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? जी नहीं, वो मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आई हूँ ना, शायद इसलिए। ओह, मुझे लगा आप हमसे शायद कुछ छुपा रही हैं, इसलिए। लीजिए, पानी पीजिए। वैसे जिस दिन मर्डर हुआ उस वक्त एग्जैक्टली आप कहां पर थी? अपने घर में, मायके में या हॉस्पिटल में? आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये सब मैंने आपसे जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिए। मैं हॉस्पिटल में थी। क्या है माँ? मैं बार बार फोन कट कर रही हूँ तो आपको समझना चाहिए ना कि मैं अभी बात नहीं कर सकती। हाँ, मैं आपको फोन करती हूँ। हाँ माँ, मैं दवाई लेकर आ जाऊंगी। नहीं माँ, विशाल को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं डॉक्टर का इलाज करवा रही हूँ।
हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। सॉरी सर, मुझे जाना होगा। मेरे डैड हॉस्पिटल में है और मुझे दवाई लेकर जाना है। क्या रे रघु, बहुत इंतजार करवाया तूने अपने दरवाजे पे। हाँ चल चल अब शुरू कर, बता क्यों मारा उन दोनों लड़कों को? साहब मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा। आप लोग क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं पता तुझे, तू भागा क्यों था? भागा क्यों था? वो साहब, मैंने विशाल साहब की कोचिंग क्लास में पेपर लीक करने की कोशिश की थी। मुझे लगा उसके चक्कर में आप लोग मुझे पकड़ने आए, इसलिए भागा था। और वो जो दो लड़के, मुझे तो पता भी नहीं था कि उनका खून हो गया। साहब मैंने कुछ नहीं किया, और जिस नंबर की आप लोग बात कर रहे हैं ना, वो नंबर मेरा नहीं है साहब। आप लोग को जरूर से कोई गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोल, वो नंबर तेरा ही है, तेरे ही नाम पर इशू हुआ है वो नंबर। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता, वो नंबर मेरा नहीं है साहब। आयशा पर राजन साहब, जिस दुकान से वो नंबर इशू हुआ है पता करो वहां पर। ये देखिए सर, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद ही मैंने सिम कार्ड दिया था उस लड़के को। लड़के को? हाँ सर, जिसका ये डॉक्यूमेंट्स है वो खुद नहीं आए थे, एक लड़का आया था। उसने कहा कि ये मेरे अंकल है, उन्हीं के लिए सिम लेना है। वो दिखने में भी सर शरीफ लग रहा था और उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी थे, इसलिए मैंने उसे सिम दे दिया। ये फोटो देखो जरा, ये था? नहीं सर, ये नहीं था। ये लड़का था? हाँ सर, यही था जिसे मैंने सिम दिया था। केस की फाइल हेडक्वार्टर में भेज दो। सर, रघु सही कह रहा है, वो रोहन ही है जिसने रघु के नाम पर नया सिम लिया था। लेकिन सर उसे रघु के डॉक्यूमेंट्स कैसे मिल गए? एक बात और समझ में नहीं आ रही सर, रोहन उस नंबर से अपने ही नंबर पे क्यों कॉल कर रहा था? ये तो तब हो सकता है जब वो सिम किसी और को दे दे। राजन पता करो ये शिल्पा के फादर कौन से हॉस्पिटल में एडमिटेड है। सर जी हाँ, पिछले एक हफ्ते पहले उन्हें यहाँ लाया गया था। बहुत सीरियस कंडीशन में थे वो, बट आफ्टर सर्जरी काफी अच्छा रिकवर कर रहे हैं। उनकी बेटी शिल्पा वो देखने आती है ही नहीं यहाँ? जी रोज आती हैं, बीच में 2 दिन नहीं आ पाई थी, उसके बाद रोज ही आ रही हैं। अब तो उन्होंने अपने पापा को प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट कर दिया है। तो पहले किस में थे वो? सर जनरल वार्ड में। अभी 3 दिन पहले उन्हें प्राइवेट रूम में भी शिफ्ट किया गया है। ठीक है सिस्टर, थैंक यू। राजन शिल्पा ने अपने फादर को जनरल वार्ड में भर्ती कराया, अच्छा खासा कोचिंग सेंटर है उसका, चाहती तो प्राइवेट वार्ड में भी भर्ती करा सकती है। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शिल्पा की कोई मजबूरी नहीं हो। लेकिन पैसे के अलावा शिल्पा की और क्या मजबूरी हो सकती है जिसे 3 दिन पहले अचानक दूर कर दिया गया? और सबसे बड़ी बात, शिल्पा अपने फादर की बीमारी में उन्हें सपोर्ट कर रही है, ये बात उसने अपने हस्बैंड से छुपाई हुई है। राजन जितना देखने में ये केस नॉर्मल लग रहा है उतना नॉर्मल है नहीं। एक काम करते हैं, उस कोचिंग सेंटर पे जाकर उस गार्ड से दोबारा मिलते हैं, हो सकता है हमसे कोई कड़ी मिस हुई हो। चलो साहब, आराम से याद करके बताओ, घबराओ मत। क्या तुमने उस दिन रोहन और सचिन को झगड़ते हुए देखा था? नहीं सर, पर सर रोहन जितने गुस्से में निकला था और उसके पीछे सचिन उसे मनाने के लिए निकला, तो मुझे तो ऐसे ही लगा कि उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ है। उस वक्त और भी स्टूडेंट्स थे क्लास में? नहीं सर, सब जा चुके थे, लेकिन हाँ सिर्फ शिल्पा मैडम थी। वो हर रोज क्लास का काम निपटाकर 1-1.5 घंटे देरी से निकलती है। ठीक है राजन, हो सकता है उस दिन रोहन का सचिन के साथ झगड़ा ना होकर के अपनी शिल्पा मैडम के साथ झगड़ा हुआ हो। रोहन गुस्से से बाहर निकला और सचिन उसे मनाते मनाते पीछे गया हो। हो तो सकता है सर, लेकिन रोहन शिल्पा के साथ झगड़ा क्यों करेगा? क्या हुआ सर? राजन, विशाल के घर का सर्च वारंट निकलवाओ। सर, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। सर्च वारंट है हमारे पास। सर्च वारंट कैसा और किस बात की तलाशी लेनी है आपको? हम लोग क्या आपको क्रिमिनल दिखाई देते हैं? सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप जानते नहीं कि हमारी पहुंच कहां तक है। राजन सर, सरकारी काम में रुकावट डालने के जुर्म में अंदर डालो इसे। चलिए सर 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 प्लीज सर, मैं अपने छोटे भाई की तरफ से माफी मांगता हूं सर। यू कैन कैरी ऑन। पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए।
सर ये मिला अंदर से। ये सूट आप ही का है? जी हाँ। इसका दुपट्टा कहां है? जाहिर सी बात है, ना तो इसका दुपट्टा आपके पास है और ना ही मेरे सवाल का जवाब। लेके चलो इन्हें। सर मेरा छोटा बच्चा है, मैंने कुछ नहीं किया। सर बात तो सुनिए। काफी वक्त बर्बाद कर चुके हैं आप हमारा में शिल्पा। अब सीधी तरह से बताइए कि क्यों मारा आपने रोहन और सचिन को? सर मैंने उन्हें नहीं मारा। आई स्वेयर उन दोनों की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं है। तो आप उस पुराने किले पर सचिन और रोहन के साथ क्या करने गई थी? पिकनिक मनाने? पुराना किला? मैं वहां पर क्यों जाऊंगी? मैं पुराने किले पर गई ही नहीं। झूठ मत बोलिए। हमारे पास इस बात का सबूत है कि आप रोहन और सचिन एक ही दिन एक ही वक्त पर पुराने किले पर मौजूद थे। नहीं सर, ऐसा आपके नहीं। मोबाइल की लोकेशन रिपोर्ट। आपका कोई भी झूठ आपको यहाँ से बचा नहीं सकता। मैं शिल्पा, बेहतर यही होगा कि सच क्या है आप हमें बता दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मैंने ये जानबूझ के नहीं किया सर, मैंने मजबूरी में किया। मैंने उन दोनों को नहीं मारा सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उनको नहीं मारा। तो फिर किस गलती की बात कर रही हैं आप? क्या किया आपने? मैंने अपनी खुद की किडनैपिंग करवाई। What? खुद की किडनैपिंग? जी हाँ, और इस काम के लिए मैंने रोहन को तैयार किया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपनी मॉम डैड की मेहनत की कमाई क्यों वेस्ट कर रहे हो? मेरे पापा नहीं है मैम, सिर्फ मम्मी है, और उनकी मेहनत मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैम मुझे ना पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी लायक नहीं हूँ, और ये मैं बात एक दिन प्रूव भी कर दूँगा। कैसे? फिल्मों में हीरो बन के? मैम उसमें तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता, ये तो मैं चैलेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, मेरी पहचान का एक कास्टिंग डायरेक्टर है जो बड़ी बड़ी फिल्मों में कास्टिंग करता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। मैम सच में आप? लेकिन तुम्हें मुझे ये प्रूव करना होगा तुम वाकई में अच्छे एक्टर हो। मैम अगर आप चाहो तो मैं अभी के अभी आपका ऑडिशन देके दिखा सकता हूँ। नहीं, ऑडिशन नहीं चाहिए, एक असाइनमेंट है। असाइनमेंट? अगर तुम सक्सेसफुल हुए तो मैं मान लूंगी कि तुम एक अच्छे एक्टर हो और मैं तुम्हें स्टार बना दूंगी। मैम आप जो भी कहोगे ना मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं जानती थी कि रोहन एक्टिंग के पीछे पागल है, उसके इसी पागलपन का फायदा उठाया मैंने और उसे प्लान में शामिल कर लिया। लेकिन बाद में रोहन ने सचिन को भी प्लान में शामिल कर लिया। प्रॉमिस किया था मुझे, बकायदा मैंने पूछे कंफर्म भी किया था। वापिस मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं। That's the spirit, रोहन। लाइफ में सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो अपना प्लान अधूरा नहीं छोड़ते। सॉरी मुझे आने में देरी हो गई। नो प्रॉब्लम मैम। सिमला? यस मैम। डन मैम। रोहन अब ये फोटो मेरे पति को भेजो। उन्होंने पिक कर लिया। अभी मेरे पति को फोन लगा, मुझे अभी तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स देखनी है, ठीक है? ऐसा लगना चाहिए कि तुम एक असली किडनैपर हो और तुमने मेरा किडनैप किया है। और हाँ, तुम्हें 10 लाख रुपए की डिमांड करनी है, ठीक है? फोन करो। फोटो देख के तो तू समझ ही गया होगा कि तेरी बीवी का किडनैप हो गया। अब सुन, अगर तू चाहता है कि तेरी बीवी तुझे सही सलामत मिल जाए तो तुझे क्या करना है? मैं कौन बोल रहा हूँ? शाहरुख खान बोल रहा हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? अबे सुन, जितना बोला जा रहा है उतना कर। अगर तू अपनी बीवी को जिंदा देखना चाहता है तो 10 लाख रुपए लेके कल पुराने किले के वहाँ पे आ जा। और सुन, ज़्यादा होशियारी की ना तो तेरी बीवी को मार दूँगा, समझा? लेकिन ये सब आपने किया क्यों? अचानक इतनी बड़ी रकम की क्या जरूरत आ पड़ी थी आपको? और अगर पैसों की इतनी जरूरत भी थी तो अपने पति से सीधे मांग सकती थी आप।
अगर उन्होंने पैसे दिए होते तो ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ना सर। कोचिंग सेंटर के पास से जो भी इनकम आती थी वो अपने पास ही रख लेते थे। मुझे अपनी छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए भी उनके सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मैंने उन्हें बताया अपने डैड की सर्जरी के बारे में। विशाल, विशाल, ये मेरे डैड की जिंदगी और मौत का सवाल है। तुम ऐसे कैसे पैसे देने से मना कर सकते हो? तुम कैसे भूल सकते हो कि जब तुम्हारी नौकरी छूटी थी तब मेरे पापा ने अपनी सारी सेविंग्स हमें दी थी हमारा कोचिंग क्लास शुरू करने के लिए। विशाल, उन्होंने वो सारी सेविंग्स अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तुमसे कई ज्यादा मेहनत मैंने की है इस कोचिंग सेंटर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिसका ना तुमने मुझे कभी क्रेडिट दिया है ना प्रॉफिट। मैंने इसके बारे में तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन बस बहुत हो गया विशाल। अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं अपने पापा को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। व्हाट हिस्सा? क्या हिस्सा? तब से बकबक कर रही है। इस घर को चलाने में, ये अपर क्लास लाइफस्टाइल मेंटेन करने में कुछ खर्च होता है। कुछ आइडिया है तुम्हें? जो कुछ बच रहा है उसको तुम चाहती हो तुम्हारे बाप पर खर्च कर दूं? तुम्हारा बाप आएगा? विशाल, I said no. अपनी सोसाइटी में लड़के शादी के बाद अपना हर रिश्ता जैसे चाहे वैसे निभा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को अपने पेरेंट्स के लिए अपना फर्ज निभाना भी है ना, तो वो भी नहीं करने दिया जाता। लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं थी सर, इसलिए विशाल से पैसे निकलवाने के लिए मैंने ये सब प्लान बनवाया और मैं अपने प्लान में कामयाबी हुई। हेलो। अच्छा सुन, पैसे जो तेरे पास हैं वो झाड़ के पास रख दे। लेकिन मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं कि मेरी बीवी तुम्हारे पास है? हेलो विशाल, विशाल, इन लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया। प्लीज मुझे विशाल। यकीन हुआ तुझे? अब सुन, चुपचाप पैसे झाड़ के पास रख और निकल जा। शाम तक तेरी बीवी तुझे मिल जाएगी। चल निकल। मेरा प्लान कामयाब हो चुका था सर। मैंने वो पैसे अपनी मॉम को दिए डैड की सर्जरी के लिए। जिस दिन मैंने डैड को जनरल रूम से प्राइवेट रूम में शिफ्ट करवाया ना सर, उस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, लेकिन मैं गलत थी। असल में तो मैं अपनी जिंदगी के सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई थी। न जाने कैसे सचिन और रोहन की मौत हो गई। मैं आपसे सच कह रही हूँ सर, मैंने उन दोनों को नहीं मारा। आप अभी भी झूठ बोल रही हैं। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ। जिस दिन रोहन और सचिन का मर्डर हुआ वो लोग आपस में नहीं झगड़े थे, बल्कि उनका झगड़ा आपसे हुआ था। जी सर, मैं मानती हूँ कि थोड़ी कहा सुनी हुई थी, स्पेशली रोहन से। लास्ट 2 दिन से उस कास्टिंग डायरेक्टर से मिलाने के लिए गोली दे रही है मैम आप। चक्कर क्या है? चक्कर? रोहन, मैंने तुमसे कहा ना कि टाइम लगेगा। वो कास्टिंग डायरेक्टर इंडिया में नहीं है, अब्रॉड में। झूठ बोल रही है मैम आप। आपने यूज किया है ना दोनों को अपना मतलब निकलवाने के लिए। ऐसी बात नहीं है रोहन। मैम आपने मेरे को बेवकूफ बना के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब आप देखना मैं क्या करता हूँ। रोहन, रोहन, रोहन! वो आखिरी बार था जब मैंने सचिन और रोहन को देखा था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ मुझे कोई आइडिया नहीं है सर। आपकी इस प्लानिंग के बाद क्या आपके पति को पता था कि आप उनसे पैसे निकलवाने के लिए उनके साथ इस तरह का खेल खेल रही हैं? शिल्पा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। उसने ये मान लिया था कि उसने रोहन और सचिन का इस्तेमाल करके अपनी फेक किडनैपिंग प्लान की थी, लेकिन उनके कत्ल से किसी भी तरह का संबंध होने से वो लगातार इनकार कर रही थी। पुलिस ने शिल्पा के बयान की जांच की और पाया कि वो सच बोल रही थी, पर इसी के साथ पुलिस की जांच एक डेड एंड पर पहुंच चुकी थी। अगर शिल्पा ने ये कत्ल नहीं किए थे तो फिर किसने किए थे? काफी सोच विचार के बाद जांच दल इस नतीजे पर पहुंचा कि इन हत्याओं का कोई ना कोई संबंध इस फेक किडनैपिंग से जरूर था। बहुत संभावना थी कि शिल्पा, सचिन और रोहन के अलावा कोई और भी था जिसे इस कारगुजारी की खबर लग चुकी थी।
और शायद इसी का बदला लेने के लिए उस शख्स ने ही इन हत्याओं को अंजाम दिया था। अगर पुलिस की ये थ्योरी सही थी तो सिर्फ एक इंसान था जो इस दायरे में फिट बैठता था, और वो था शिल्पा का पति विशाल। तुम्हें पता चल चुका था कि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनने की फ्रस्ट्रेशन, 10 लाख रुपए का नुकसान तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अपनी बीवी को तो तुम मार नहीं सकते थे, इसीलिए तुमने रोहन और सचिन का खून किया। नहीं सर ये सच नहीं है। मुझे सब कुछ पहले से पता लग गया था और मुझे बहुत गुस्सा भी आया था। दिमाग तो तुझ में है, लेकिन इतनी हिम्मत भी आ गई है, ये मुझे अब पता चला। तुझे क्या लगता है? क्यों माफ कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है इस कोचिंग को चलाने के लिए, अपने बच्चे को पालने के लिए। सुन, एक बात ध्यान रहे, अगर मेरे साथ ऐसी हरकत दोबारा हुई तो धक्के मार के निकाल दूंगा घर से। एक बात याद रहे, अगर ये बात किसी को पता चली तो अपने बच्चे का चेहरा देखने के लिए भी मोहताज हो जाएगी तू। तुम्हें इस प्लान के बारे में पता कैसे चला? बोलो। मेरे भाई विक्रम के थ्रू। विक्रम जो अभी तक हमें दर्शक लग रहा था, हो सकता है वो शिल्पा के किडनैपिंग प्लान के बारे में जानता हो। इस खेल का खिलाड़ी वही हो। यानी कि सचिन और रोहन का मर्डर, लेकिन उसके साथ तो इन दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन था भी नहीं। वो क्यों मारेगा इन दोनों को? राजन, मैंने अभी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की बात की। हो सकता है ऐसा ना भी हो, लेकिन हमें श्योर होना होगा। ये साइबर सेल को विक्रम का मोबाइल नंबर देकर मर्डर वाले दिन के उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। और हाँ, ये शिल्पा के कोचिंग एकेडमी जाकर खुद उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, इस विक्रम को इंटरोगेट करने के लिए कॉल करूं क्या? नहीं, क्योंकि अगर वो मुजरिम है तो वो फरार हो जाएगा। उसे मैं खुद लेकर आता हूँ। बस पहुंचता ना। जूम करो। हेलो, हमने उसके फोन की लोकेशन की हिस्ट्री ट्रेस की है सर। पता चला है कि मर्डर के वक्त वो उसी गार्डन वाली लोकेशन पर था जहां उन लड़कों की बॉडीज मिली हैं। गुड जॉब जादव। सर आप यहाँ और मेरे भैया भाभी? थाने चलो, सब पता चल जाएगा। लेकिन किस लिए? पूछताछ करनी है, लेके चलो। लेकिन मैंने क्या किया सर? चले सर मुझे क्यों मार रहे? सर मुझे क्यों मार रहे? मैंने क्या किया सर? हमें सिर्फ तेरे से 2 सवालों के जवाब चाहिए। पहला सवाल, शिल्पा की फेक किडनैपिंग के प्लान के बारे में तुझे कैसे पता चला? बता दो सर, बता दो। सर उस दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले। सर मैं उनसे पूछना चाहता था लेकिन पूछ नहीं पाया क्योंकि भैया का मूड बहुत खराब था। सर उसके बाद मैंने भैया को वही पैसे बैग में ले जाते हुए देखा। फिर मैंने भैया का पीछा किया और उनका पीछा करते करते मैं पुराने किले तक पहुंच गया। सर उसके बाद मैंने घर जाके भैया को सब कुछ बता दिया। दूसरा और सबसे अहम सवाल, तूने सचिन और रोहन को क्यों मारा? सर ये क्या कह रहे हैं आप? सर मैंने किसी को नहीं मारा सर। गलत जवाब। जिस दिन रोहन और सचिन का मर्डर हुआ तू कहां पर था? सर मैं घर पे था सर। पूरा दिन? हाँ सर, मैं घर से बाहर निकला ही नहीं। एक भी सवाल का सही जवाब नहीं। सच झूठ। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैं पूरा दिन घर पे था सर। मैं घर से बाहर निकला ही नहीं और सर मैंने किसी को नहीं मारा। सर आप पे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ पाटिल, ये देख, ये तेरे ही कोचिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज है। जिस दिन रोहन और सचिन का मर्डर हुआ तूने ये उनके साथ, तो फिर कौन है? हाँ याद आ गया सर। उस दिन मैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए भैया को मिलने गया था, लेकिन सर इससे ये कहां साबित होता है कि उन दोनों का मर्डर मैंने किया है? सबूत चाहिए? ये तेरे मोबाइल की लोकेशन रिपोर्ट जो साफ साफ बताती है जिस वक्त, जिस जगह, जिस दिन रोहन और सचिन का मर्डर हुआ, उस वक्त, उस जगह, उस दिन तू भी वहां मौजूद। और कोई सबूत चाहिए तुझे? हाँ सर, मैंने ही मारा उन दोनों को।
बाद उनके फोन स्विच ऑफ करके उनकी लाश को ठिकाने लगा दिया ताकि किसी को उनके बारे में पता न चले। लेकिन अगर तूने उन दोनों को मारना ही था तो उसी दिन क्यों नहीं मारा जिस दिन तूने उन दोनों को किले पर देखा था? 3 दिन तक इंतजार क्यों किया? सर मैं उन्हें किडनैपिंग वाली बात पे मारना ही नहीं चाहता था। तो फिर किस बात के लिए मारा उनको? उस दिन कोचिंग सेंटर में मैंने उन दोनों को भाभी को धमकी देते हुए सुना। उनके वहां से निकलने पर मैंने उनका पीछा किया और उनको कट्टे पर बात करते हुए सुना। समझती क्या है शिल्पा अपने आप? उसने मुझे बेवकूफ बनाया ना। अब देख मैं कैसे उसकी बैंड बजाता हूँ। बड़ी कोचिंग सेंटर की ओनर बनी फिरती है ना वो। देख कैसे मैं उसकी और उसके कोचिंग सेंटर को बैंड बजा। और यार वापस तू जाने दे यार। तू वापस मैटर क्यों बढ़ा रहा है यार? मैटर तो बढ़ गया सचिन। देख मैं कैसे उसके पति को जाके बताता हूँ उसने हमको बेवकूफ बना के उससे 10 लाख रुपए निकलवाए। मैं सोशल मीडिया पे जाके सब कुछ पोस्ट कर दूंगा। प्रेस को बताऊंगा, सारी वीडियो बनाऊंगा, सब फिक्स करूंगा। अब देख अगर मैंने कोचिंग सेंटर में ताले ना लगा दिए ना तो मेरा नाम भी रोहन है। हमारे कोचिंग सेंटर में ताला लगवाएगा तू? एक तो मेरे भाई को धोखा देता है, ऊपर से मेरे कोचिंग सेंटर को बंद करवा दो। मेरा सर मैं उन्हें मारने के मकसद से उनके पीछे नहीं गया था। सोचा था कि उन्हें समझाकर मामला सेटल कर दूंगा, लेकिन जब उन दोनों की बातें सुनी तो मुझे गुस्सा आ गया। एक तो भाभी के साथ मिलकर उन दोनों ने इतना बड़ा धोखा किया, ऊपर से माफी मांगने की बजाय हमारे कोचिंग सेंटर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। उस कोचिंग सेंटर को सर जिससे हमारा घर चलता है, जो हमारे लिए सब कुछ है। मैंने उन्हें मारना शुरू किया, लेकिन उस मारपीट में यह ध्यान नहीं रहा कि इससे उनकी जान भी जा सकती थी। जब तक मेरा गुस्सा उतरा तब तक वो मर चुके थे। राजन सर इसकी चार्जशीट फाइल करो और इस केस की फाइल को क्लोज करो। यस सर। और इस तरह पुलिस की तहकीकात अपने अंजाम तक पहुंची। रोहन और सचिन को इंसाफ मिला और विक्रम को उसके किए की सजा। उसे दोहरे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया और मुकदमा अभी अदालत में चल रहा है। पर क्या इस पूरे मामले में दोष अकेले विक्रम का था? शायद नहीं, बल्कि इस मामले में हर वो इंसान दोषी था जो किसी भी तरह से इससे जुड़ा था। शिल्पा ने जो किया उसे कतई सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन अगर विशाल ने अपना फर्ज और शिल्पा की भावनाओं का मान रखते हुए उसके पिता के इलाज के लिए पैसे दे दिए होते तो शायद शिल्पा को अपनी किडनैपिंग की झूठी साजिश रचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर रोहन ने लालच में आकर शिल्पा का और सचिन ने दोस्ती की वजह से रोहन का साथ देने का फैसला ना किया होता तो वो इस मामले में फंसते ही नहीं। और सबसे अंत में अगर विक्रम ने अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए रोहन और सचिन को समझाकर इस पूरे मामले को हल करने का प्रयास किया होता तो ना तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता और ना ही खुद विक्रम की अपनी जिंदगी बर्बाद होती। याद रखें, हमारे जीवन की किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का हल भी जुर्म से नहीं निकाला जा सकता। क्राइम नेवर पेज। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।